नमस्कार, आपका डॉक्टर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशीर सिंह। दिल की बीमारी जो जिंदगी पर बहुत भारी होती है, जिसकी वजह से लाखों लोग असमय मौत के मुंह में चले जाते हैं। हर साल करोड़ों लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन अगर समय रहते इसका ध्यान कर लिया जाए तो काफ़ी हद तक इसके खतरों से बचा जा सकता है। लेकिन ये तभी संभव है जब हमें हार्ट की तकलीफ के लक्षणों और कारणों के बारे में पता लगे। नहीं तो दिल से जुड़ी बीमारियों से बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। समय के साथ हो रहे बदलाव और खान पान संबंधी खामियां, काम के साथ साथ पारिवारिक तनाव का बढ़ना, ये तमाम चीज़ें शरीर पर असर डालती हैं। और वहीं कुछ ऐसी बीमारियां भी होती हैं जिनकी वजह से हार्ट की तकलीफ हो जाती है। इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि दिल के रोगों से बचा कैसे जाए, दिल के रोगों के लक्षण क्या हैं, और अगर तकलीफ हो गई है तो इसका निवारण क्या है, बेहतर निवारण क्या है। आज आपका डॉक्टर में होम्योपैथी और एलोपैथी तरीके से हार्ट से जुड़ी बीमारियों पर विस्तार से बात करेंगे। और इस पर ज़्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ मौजूद रहेंगे डॉक्टर हिमांशु अरोड़ा, MBBS DNB SS कार्डियोलॉजी, और डॉक्टर दिनेश गर्ग, MD FSS RH। इनसे हम बात करेंगे। लेकिन अगर आप भी इस प्रकार की किसी दिक्कत से जूझ रहे हैं तो आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर लगातार चलते रहेंगे। इन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, ये नंबर लगातार चलेंगे और आप डॉक्टर से सीधे इस कार्यक्रम के जरिए जुड़कर बात कर सकते हैं। बहुत से लोगों को लक्षण के बारे में जानकारी नहीं होती है, बीमारियों के बारे में लोग अनजान होते हैं। इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ दोनों खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं, डॉक्टर हिमांशु, डॉक्टर दिनेश गर्ग। बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। मैं पहला सवाल डॉक्टर हिमांशु अरोड़ा आपसे करना चाहूंगा। बहुत स्वागत है आप दोनों का। और ये एक ऐसी बीमारी है जिस बीमारी को लेकर ज्यादातर लोग अनजान होते हैं कि इसके लक्षण क्या है, क्योंकि महत्वपूर्ण ये है कि किसी बीमारी के लक्षण ना दिखें और अचानक से दिक्कत हो जाए तो उसके बाद फिर जिंदगी को बचाना बड़ा मुश्किल होता है। मैं हिमांशु आपसे जानूंगा, बहुत सरल भाषा में अक्सर देखा जाता है कि मैं उदाहरण देके समझाते कि देखिए एक नाली है, उस नाली का पानी, उसके रास्ते में कोई रुकावट आ जाती है तो फिर वो नाली सड़ने लगती है, रुकावट के चलते आगे का प्रवाह बंद हो जाता है। मैं बहुत आसान भाषा में आपसे समझना चाहूँगा, लोगों को जानकारी नहीं है आखिर ये दिक्कत क्यों होती है, रुकावट होती है, हार्ट अटैक आता है, ब्लॉकेज आती है, उसका सिंपल भाषा में किस तरह से आप समझाने का प्रयास करेंगे? देखिए, पहले तो आपने ही बहुत अच्छे शब्दों में समझाया है। मैं इसको सिंपल भाषा में समझाऊंगा। तो देखिए, हार्ट की जब हम एक नाड़ी की बात करते हैं तो एक हार्ट की नाड़ी एवरेज साइज बोले तो 3 mm की होती है जी। 2.5 से 3.5 4 भी मिलती है, और एवरेज 3 mm की। आप खुद सोचिए, 3 mm की एक अगर नाड़ी है या वेसल है, उसका साइज कितना होता है। अब बिल्कुल। इसके अंदर आप मानिए चर्बी जमती रहती है, जो हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल है, या ये एक उदाहरण है हार्ट अटैक कैसे होता है। इसके अंदर अगर चर्बी जमती है, कुछ टाइम तक चर्बी जमती रहती है जी। जब ये चर्बी का साइज बढ़ता है, एक पॉइंट के बाद ऐसा होता है कि वो चर्बी को जो मेम्ब्रेन कवर कर रहा है वो एकदम से फटेगा। जब वो फटता है, ये सिर्फ 3 mm की वेसल है, इसमें हम कहते हैं अनस्टेबल प्लाक, या प्लाक टूट के गिरेगा। तो वो जो चर्बी का भाग है वो अगर आगे गया और नाड़ी को ब्लॉक कर दिया, 3 mm की नाड़ी जैसे ही ब्लॉक होती है, फिर बॉडी का अपना रिएक्शन होता है उसको, उसके आस वो पूरा ब्लड का क्लॉट बन जाता है जी। या जिसको हम थक्के बोलते हैं, और उससे आगे का खून का प्रवाह रुक जाता है जी। जब ये आगे का खून का प्रवाह रुकता है, इसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं। जब ये 100% ब्लॉक होता है, इसको हम मेजर हार्ट अटैक। और ये क्योंकि खून का प्रवाह आगे नहीं जाता है, तो पेशेंट को उस भाग में खून नहीं मिल रहा है, तो छाती में तेज दर्द होता है। इसकी वजह से सारे लक्षण। डॉक्टर, जैसे आपने कहा 3 mm की नाड़ी होती है, इनकी संख्या भी होती है कुछ, कितनी संख्या होती है? और दूसरा, जैसे आपने कहा कि 100% हो जाता है तो इसको मेजर अटैक बोलते हैं, लेकिन कितनी ये अवरुद्ध हो जाती है, ब्लॉकेज हो जाती है, तब हमें पता लगता है कि दर्द होना, अटैक आना, उसके लक्षण दिखना, जैसे चक्कर आना और तमाम तरह की दिक्कतें, उस पर हम बात करते रहेंगे। ठीक है। कैसे तो, आप इसको सर, किस तरह से आप देखते हैं कि ये कितनी ब्लॉकेज कब क्या होता है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, पहले हम मरीज के लक्षण देखते हैं। अगर मरीज को छाती में दर्द है, एक है कि मरीज जब चलता है तब छाती में दर्द होता है, तेज चलता है, या 2 माला 3 माला सीढ़ी चढ़ने पे छाती में दर्द होता है, तो उसको हम स्टेबल एंजाइना बोलते हैं। दूसरा है पेशेंट बैठा हुआ है, बैठे बैठे छाती में दर्द होता है, तो ये अनस्टेबल एंजाइना है।
जी। और जब तेज दर्द हुआ, हम आगे अटैक के, जैसे मैंने आपको बताया मेजर अटैक आता है, नाड़ी 100% ब्लॉक होती है, तो इसकी जांच का तरीका ये होता है, जब 100% ब्लॉक है, जो अटैक के लक्षण आते हैं वो हमको ईसीजी में दिख जाते हैं। उसका सबसे अच्छा ट्रीटमेंट होता है, आप इमीडिएटली हॉस्पिटल जाइए और सीधा डॉक्टर से संपर्क करिए। इसको घर में ट्रीट करने की कोशिश मत करिए। जी। घर में आप इतना कर सकते हैं कि आपके घर में अगर डिस्प्रिन की गोली है तो 4 गोली डिस्प्रिन की ले लीजिए। एक सॉर्बिट्रेट की गोली होती है, बहुत लोग घर में रखते हैं, उसको जीभ के नीचे रख लीजिए अगर तेज दर्द है। जी। अगर और आप जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचिए। जी। अस्पताल में मेजर हार्ट अटैक में सबसे अच्छी ट्रीटमेंट आपके लिए एंजियोग्राफी होती है और एंजियोप्लास्टी। एंजियोग्राफी में हम इन नाड़ी को देखते हैं, नाड़ी में कितना ब्लॉक है, और एंजियोप्लास्टी की जो प्रक्रिया होती है वो इस ब्लॉक को खोल के इसमें स्टेंट डालना होता है। तो ये मेजर हार्ट अटैक के टाइम में जितनी जल्दी से जल्दी आप कर सकते हैं, उतना आपका हार्ट का भाग बच जाएगा। जी बिल्कुल, आपने ये बहुत अहम जानकारी है जो डॉक्टर हिमांशु में दे रहे हैं। मैं अब डॉक्टर दिनेश के पास जाऊंगा। डॉक्टर दिनेश से जानेंगे होम्योपैथी के लिहाज से हार्ट की डिजीज को किस तरह से हम वर्गीकृत कर सकते हैं, और दूसरा कि होम्योपैथी इस बीमारी को किसी को हो गई है, मेजर अगर अटैक आ गया है तो फिर क्या इसका इलाज है, या फिर माइनर दिक्कत है तो क्या उनको होम्योपैथी की दवाओं से ठीक किया जा सकता है। जैसे ब्लॉकेज की हम बात करते हैं कि कितनी परसेंट ब्लॉक हो गई हैं, उनको कैसे खोला जा सकता है, या हम ऑपरेशन के सिवा होम्योपैथी में कोई ऐसी दवा, कोई इस प्रकार का तरीका अपनाते हैं जिससे वो ठीक हो सकती हैं। देखिए सर, ऐसा है, मैं अपन होम्योपैथी ट्रीट कर सकता हूँ से। जी। पहली चीज तो मैं ये बताना चाहूंगा, अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि पहले तो मरीज को पता लगना चाहिए कि उसके लक्षण क्या होते हैं। तो जनरली आजकल जो पेशेंट हैं वो सबसे पहले तो ये सोचते हैं कि छाती में कोई भारीपन है, तो सबसे पहले दिमाग में ये बात आती है साहब मुझे गैस बन गई है या गैस का दर्द है। तो वो एक बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं, और वो छाती में जब भी भारीपन होता है तो हमेशा सबसे पहले रूल आउट करें कि कहीं हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है। क्योंकि हार्ट का जो पेन होता है सर, मैं आपको बता देता हूं कि ये नाभि से लेके जबड़े तक, नाभि से लेके जबड़े तक कहीं भी हो सकता है, और जनरली लेफ्ट हैंड पे शोल्डर से लेकर और नीचे फिंगर तक रेडिएट करता है। जी। सबसे पहले तो पेशेंट को अगर छाती में भारीपन होता है, पार्टिकुलरली लेफ्ट साइड में जिसको हम प्रीकोर्डियम रीजन बोलते हैं, उसमें पेन है, या नाभि से ऊपर कहीं इपिगैस्ट्रिक रीजन में जो पेट का ऊपर वाला हिस्सा है वहां पेन है, या लेफ्ट शोल्डर में पेन आ रहा है, या जबड़े तक भी पेन रेफर कर सकता है। क्योंकि एमआई जो होता है वो जनरली इंफीरियर एमआई होता है, एंटीरियर एमआई होता है, एंटीरियर लेटरल एमआई होता है। तो आप इंफीरियर एमआई जो होगा तो जनरली पेट के ऊपर वाले हिस्से में दर्द होता है, इपिगैस्ट्रिक रीजन में, और पेशेंट कई बार वोमिटिंग करके आता है। तो कई बार ये हम सोच लेते हैं कि पेशेंट ये सोच लेता है कि मुझे गैस का दर्द है या मुझे खाने पीने से हो गया, जबकि एक्चुअल में जब तक वो डॉक्टर के पास नहीं पहुंचता है तो अपन उसमें लगे रहते हैं। कभी हमने कोई एसिडिटी की टेबलेट ले ली, कभी हमने कोई घरेलू नुस्खा ले लिया, और वो बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं। और जब तक वो दर्द बहुत सीवियर नहीं होता, जब तक पेशेंट हॉस्पिटल में नहीं जाता है। तो अल्टीमेटली एक तो जब क्लोट बन जाता है, जब थक्का बन जाता है, खून की नली जब ब्लॉक हो जाती है, तो जब 100% ब्लॉक होगी या 90% ब्लॉक होगी या 100% ब्लॉक होगी, तो ब्लड सप्लाई बिल्कुल रुक जाएगी। तो हार्ट मसल में बहुत सीवियर पेन होगा। इतना सीवियर पेन होता है तो पेशेंट जब भी थोड़ा बहुत एक्सर्शन करेगा या थोड़ा हिले डुलेगा, मूवमेंट करेगा, तो पेन और ज्यादा बढ़ जाएगा। अब इस तरह की स्थिति में तो पेशेंट डॉक्टर के पास पहुंचता है, लेकिन छोटा मोटा जब इनिशियल पेन होता है, जिसको हम एंजाइना बोलते हैं, कि भी आपको चला, दर्द हो गया, थोड़े बैठ गया, आराम मिल गया, तो थोड़ा पेन सबसाइड हो गया, तो स्थिति में पेशेंट झूलता रहता है, या तो घरेलू नुस्खे या इधर उधर का ट्रीटमेंट लेता रहता है। तो उस समय सबसे पहले तो डॉक्टर को तलाश करना चाहिए, और एक सबसे इजी जो मेथड है वो ईसीजी है। आजकल हर शहर में छोटे छोटे हॉस्पिटल्स में ईसीजी की मशीन उपलब्ध है, और ईसीजी सबसे सस्ता एक इक्विपमेंट है जिससे हमें पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को हार्ट का पेन है या कोई और प्रॉब्लम है। क्योंकि ईसीजी चेंजेस आ जाते हैं, हिस्टोरिक चेंजेस आ जाते हैं, जिससे हम पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये लक्षण अपने को पता होना चाहिए। उसके बाद अगर डॉक्टर के पास पेशेंट पहुंचता है, तो अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि सबसे पहले तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो क्लोट जो बन गया है, तो उस समय हमें डिस्प्रिन या अदर जो खून को पतला करने की दवा होती है, तो बहुत सारी दवाएं आती है एलोपैथिक में, तो वो डॉक्टर अपने सजेशन के अनुसार उसको जो भी सजेस्ट करे वो उसको सजेस्ट करे। होम्योपैथिक के लिए अगर हम बात करते हैं, तो
में एक आर्नी का मेडिसिन आती है बहुत अच्छी, इस तरह की कभी कोई इमरजेंसी हो तो आर्नी का मेडिसिन लेनी चाहिए। आर्नी का मेडिसिन बहुत ही अच्छा क्लोट को डिजोल्व करती है और बहुत फास्ट करती है जी। तो आर्नी का मेडिसिन सभी को घर में रखनी चाहिए। 30 पोटेंसी में आती है, जनरली 30 पोटेंसी में फ्रिक्वेंटली 5-5 मिनट के गैप से 5-7 डोज लेंगे तो काफी हद तक क्लोट वहां से डिटैच हो जाएगा, डिजोल्व हो जाता है। और दूसरी चीज एक अर्जुना मेडिसिन आती है जो आयुर्वेद में भी यूज करते हैं, होम्योपैथिक में अर्जुना मदर टिंचर आती है, वो फ्रिक्वेंट 5-5 मिनट के गैप से अगर आप लेते हैं तो वैसो डायलिटेशन का काम करती है। तो उससे थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेट होने को जगह मिल जाएगी तो पेशेंट इमरजेंसी तक पहुंचता है, जब तक वो मेडिसिन बहुत अच्छा काम चला सकती है। बिल्कुल, ये एक अहम जानकारी आपने दी है और इसका सब पेशेंट लोगों है। को ध्यान रखना चाहिए, खासकर रोगियों के लिए। आपके पास लौटूंगा, 2 दर्शक मेरे साथ है। पीयूष नायक है दिल्ली से। पीयूष जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। जी नमस्कार पीयूष जी। सर मेरा सवाल ये है, जैसे मैं कभी ज्यादा चल फिर लेता हूँ तो मेरे चेस्ट में पेन होने लग जाता है। चलने फिरने से दिक्कत होती है, ठीक है हाँ जी। जी। ठीक है, मैं डॉक्टर हिमांशु के पास जाना चाहूँगा। इसके लिए क्या कहेंगे डॉक्टर हिमांशु? ये चलने फिरने से दर्द की बात कर रहे हैं पीयूष नायक। पीयूष जी, आपकी एज कितनी है? सर मेरी एज 20 है सर। 20 है। इससे पहले आपको और कोई कभी बीमारी रही है? शुगर, ब्लड प्रेशर? सर नहीं। आप स्मोक करते हैं या कोई ऐसी कोई हिस्ट्री है? नहीं सर, नहीं करता। घर में किसी को हार्ट की बीमारी रही है, माता पिता भाई बहन? नहीं सर, ऐसा भी कुछ नहीं है। और ये चलने में जो हार्ट में दर्द होता है, आपको कब से हो रहा है? सर हो गए 1-1.5 साल के करीब हो गया सर। 1-1.5 साल हो गया। तो मुझे ये बताएंगे, ये दर्द कब होता है? हमेशा जस्ट थोड़ा सा चलते हो तब भी होता है कि तेज चलने पे होता है, 2-3 माला सीढ़ी चढ़ने पे होता है? सर जैसे कभी ज्यादा मैं कहीं निकल गया बाहर, वहां से आया तो वैसे होने लग जाता है। हमेशा नहीं होता तेज चलने पे या 2-3 माला सीढ़ी चढ़ने पे? नहीं वैसे नहीं होता। और ये कहाँ होता है? पूरी छाती में होता है, एक पॉइंट पे होता है? लेफ्ट साइड में होता है सर। लेफ्ट साइड में पूरी छाती में होता है? हाँ जी सर। ये आपके कंधे में या गले में या जबड़े में कहीं जाता है दर्द? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, खाली चेस्ट में। और ये दर्द कितनी देर के लिए रहता है जब ये दर्द होता है? सर हो जाता है कम से कम नहीं तो 1.5-2 घंटे तक, जब तक पेन किलर ना खाऊं। और उसके साथ में पसीना नहीं आता आपको? सांस की दिक्कत नहीं होती? यस सर, पर सांस की तो दिक्कत होती है, सांस नहीं ली जाती है। और सांस लेने पे दर्द कम ज्यादा भी होता है? सांस जैसे आप लूंगा ना तो एकदम से दर्द होने लग जाता है तेज। देखिए, मैं ये बताना चाहूंगा, जितने हमने पॉइंट्स बोले हैं, पहले मैंने रिस्क फैक्टर पूछे कि हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, फैमिली हिस्ट्री है, आप ऐसा कुछ करते हैं जिससे हार्ट का डिजीज हो सकता है। वो आपका वैसा कुछ है नहीं। दूसरी, आपकी यंग एज है, फैमिली हिस्ट्री नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जैसा आप दर्द बता रहे हैं वो हार्ट का दर्द नहीं लगता है। जो हार्ट का दर्द होता है, तो पहले तो जब आप तेज चलेंगे तो वो अगर एक्चुअली में कोई हार्ट का प्रॉब्लम होगी तो वो दर्द आपका होगा, तेज होगा। ऐसा नहीं कभी होगा कभी नहीं होगा। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, ये जो सांस लेने पे दर्द कम ज्यादा होता है, ये 95% केसेस में हार्ट का दर्द नहीं होता। रेयर कंडीशंस में वो हार्ट का दर्द होता है। और आप जैसा कह रहे हैं 1.5-2 घंटे तक रहता है, ना रेडिएट करता है, ना साथ में बाकी सिम्टम्स आते हैं, तो अनलाइकली है कि एक कार्डियक पेन होगा। मैं 99% केसेस में ऐसा पेन कार्डियक पेन नहीं होता है। बट इससे ज्यादा इवेल्युएट कराना है तो एक बार हॉस्पिटल में डॉक्टर से मिलना चाहिए। बट हिस्ट्री के बेसिस पे ये कार्डियक पेन नहीं है। बिल्कुल, ये आपके लिए सलाह है पीयूष। एक बार फिर भी चेकअप आपको ज़रूर कराना चाहिए, लेकिन हार्ट की दिक्कत के चांसेस बहुत कम है, जो से डॉक्टर हिमांशु बता रहे हैं। ऐसी कोई संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी अपने आप को एक बार चेक जरूर कराना चाहिए। इतना लंबा समय हो गया आपको दिक्कत होती है। शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। रमेश एक दर्शक है हमारे साथ हरियाणा के रोहतक से। रमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। हेलो जी रमेश जी, बोलिए। हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। जी नमस्कार रमेश जी। रमेश जी, अपनी टीवी की आवाज़ कम कर दे प्लीज़ आप, उसके बाद आप बोलें। आप तक हमारी आवाज़ टीवी के जरिए भी आ रही है। डॉक्टर साहब नमस्कार सर। जी। ऐसा है डॉक्टर साहब, मेरे बाई छाती पे जो है ना कभी कभी भारीपन हो जाता है और अपने आप ठीक हो जाता है, अपने आप भारीपन हो जाता है।
ठीक है। लेफ्ट हैंड पे जो छाती है ना, भारीपन हो जाता है ये। ठीक है। और मेरी उम्र है 62 साल, 62। जी, ठीक है। ठीक है रमेश जी, आप बने। मैं डॉक्टर गर्ग से चाहूंगा कि एक बार रमेश के लिए क्या सुझाव है आपके पास, डॉक्टर गर्ग? देखिए सर, रमेश जी ये बताइए, आप स्मोकिंग वगैरह करते हैं क्या? ऐसा है डॉक्टर साहब, करते तो नहीं है, थोड़ा बहुत कर लेते हैं कभी कभी। देखिए सर, एक तो मैं ये कहना चाहूंगा, कभी थोड़ा बहुत भारीपन हो जाता है, कभी मिट जाता है, क्योंकि चूंकि आपका एज फैक्टर भी है। दूसरी चीज कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं उसमें निकोटीन होता है, जिसकी वजह से हमारी ब्लड वेसल्स हार्ड हो जाती हैं और ब्लड सप्लाई वैसे कम हो जाती है। तो देखिए, अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स है तो सबसे पहले डॉक्टर जाके अपना, एक तो आप ईसीजी जरूर कराइए। और ईसीजी में भी कुछ अगर नहीं आता है, क्योंकि कई बार ईसीजी में चेंजेस नहीं आते इनिशियल फेजेस में, तो एक एंजियोग्राफी आपको करानी चाहिए कि कितना ब्लॉकेज है। तो उससे अपन ये पता लगा सकते हैं कि भाई हार्ट का पेन है, कोई और रीजन है, क्योंकि कभी कभी भारीपन होता है छाती में, तो जरूर एक बार रूल आउट कर लेना चाहिए। और दूसरी चीज, एक लिपिड प्रोफाइल जरूर कराइएगा। कई बार हाइपर जो लिपिडीमिया होता है तो उसके चांसेस ज्यादा होते हैं ब्लड में जमने के, तो रास्ता सकड़ा हो जाता है, प्लेक फॉर्मेशन हो जाती है, मतलब जम जाता है कोलेस्ट्रॉल नलियों में। तो एक तो लिपिड जरूर करानी चाहिए सर आपको, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल, एचडीएल, मेरा वीएलडीएल। लेफ्ट हैंड हाथ जो है ना, वो भी थोड़ा काम नहीं कर रहा। लेफ्ट जी हैंड भी सर, काम नहीं करता इनका, लेफ्ट हैंड भी थोड़ा कम काम करता है। थोड़ा सा अभी इलाज चालू है, दर्द होता है अंदर अंदर से, कभी ठीक हो जाता है, कभी लेफ्ट हैंड जो है ना नहीं पूरा लेफ्ट थोड़ा पेन है दिक्कत वो आती पहले से ही है क्या सर आपको? है। नहीं, अभी 2-3 महीने से हुआ है सर। तो डायबिटिक तो नहीं है आप? नहीं, डायबिटीज नहीं है सर। अपने में दर्द है या पूरे लेफ्ट हैंड में दर्द है? पूरा लेफ्ट हैंड पे सर। मैंने सिविल हॉस्पिटल दिखाया भी है, थोड़ा इलाज भी चालू है, लेकिन जी। डॉक्टर सही ढंग से देखते नहीं है, बस दूर से ही पर्ची बना के दे देते हैं। कभी कोई बैठी मैडम मिलती है तो वो लिख के दे देती है, गोलियाँ ले लो। और अब वहाँ जहाँ हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ गोलियाँ मिलती नहीं, टेबलेट बाहर से लो, पता करो। तो ये भी डॉक्टर भी एक सही ढंग से जांच नहीं करते, जांच ठीक से नहीं तसल्ली कर नहीं रहे हैं, करते। ये हाँ, रमेश बस का दूर से कहना है। बैठे बैठे ऐसे कर देते हैं, जी हो जाएगा, चलो ठीक हो जाएगा। हाँ, ये बहुत कई इसे आमतौर पर देखा जाता है। हाँ। डॉक्टर को जो चाहिए दर्द ना चल वो के लेफ्ट आसान हैंड है। तक, शोल्डर तक जाता है, या सिर्फ शोल्डर में ही पेन है? हाँ, लेफ्ट हैंड, ये पूरा हाथ जो है ना सर, अंदर से चीसें निकलती हैं, थोड़ी दर्द होता है, चीस निकलती है, दर्द होता है, और हाथ ये ऊपर उठता नहीं दूसरी जल्दी से। दूसरी पैथोलॉजी हो, कई बार फ्रोजन शोल्डर हो जाता है सर। तो फ्रोजन शोल्डर में कंधा जाम हो जाता है, तो उसकी वजह से फिर वो पेन परसिस्ट करता है। तो अगर चीज चलती है, इस तरह का दर्द होता है, तो ये हार्ट का पेन मोस्ट प्रोबेबली नहीं है। लेकिन चूंकि आप छाती में बता रहे हैं भारीपन है, तो ये भारीपन कहीं इंडिकेट कर रहा है। तो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा सर, एक बार आप अपना लिपिड जरूर कराइएगा, ईसीजी जरूर कराइएगा। और फिर भी अगर मान लो आपसे उससे कुछ आइडिया नहीं आता, तो एंजियोग्राफी जरूर करिए इसको रूल आउट करने के लिए। और जो कंधे में जो आप दर्द बता रहे हैं, ये मोस्ट प्रोबेबली हार्ट का पेन नहीं है, क्योंकि हार्ट के पेन में इस तरह की चीज नहीं चलती है। वो पेन रेडिएट होता है और कंस्ट्रक्टिव टाइप होता है बहुत ज्यादा, और छाती में भी साथ में भारीपन वो रहेगा, साथ में एसोसिएट करेगा उस पेन के समय भी। तो चलिए। जहां तक मैं सोचता हूं, हो सकता है फ्रोजन शोल्डर या कोई और पैथोलॉजी हो सर शोल्डर पेन की। तो और नहीं तो एक बार हार्ट के बारे में तो जरूर रूल आउट करें, एक बार लिपिड्स और ईसीजी जरूर करके सर। बिल्कुल, अपने स्तर पर आप रमेश जी जांच जरूर कराएं, ईसीजी कराएं, वहां भी आपको थोड़ा ठीक लगता है तो फिर आप एंजियोग्राफी की सलाह आपको दी गई है वो जरूर एक बार करा के देखें, क्योंकि भारीपन जो है वो इस बात का कहीं ना कहीं संकेत करता है, और उम्र भी अगर ज्यादा हो गई है तो फिर उसमें संभावनाएं बढ़ जाती हैं। शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। मदन गोपाल एक दर्शक हमारे साथ हैं। मदन गोपाल जी, स्वागत है आपका। हेलो जी मदन गोपाल जी। हाँ जी, डॉक्टर साहब ऐसे था जी, मुझे एक बार ये डॉक्टर साहब ने ईसीजी करवाई थी जी। तो ईसीजी करवाने पे वो गलत आई जी, उन्होंने कहा जी आप 3 दिन ईसीजी की थी जी। तो ईसीजी तीनों दिन खराब आई जी, तो फिर उन्होंने कहा आप इको करवाओ। तो इको हमें यहाँ करनाल में किसी के पास नहीं थी जी। तो फिर पता चला जी कि कोई कहता है अम्बाले होगी, कोई कहीं कहता था दिल्ली होगी। फिर एक ने बताया जी हमारे को यहाँ लिबर्टी वालों का हॉस्पिटल है जी सिंघम, उसमें होगी जी। तो हमने 10 दिन के बाद इको करवाई थी जी।
इको भी ठीक आई जी, फिर हमने ईसीजी करवाई हॉस्पिटल में, वो भी ठीक आई जी। ठीक है सिर्फ यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में कीड़ियाँ काटती थी जी। जी, ठीक है। हाँ ठीक, जी, मदन गोपाल जी आप बने रहें, डॉक्टर हिमांशु आपको कुछ बताएंगे। जी डॉक्टर हिमांशु। ठीक है जी। जी मदन जी, आपको पहले शुगर प्रेशर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है? है जी। ब्लड प्रेशर की, शुगर की ऐसी कोई दिक्कत नहीं है? हाँ जी, कभी कभी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता था जी। ठीक है। आप रेगुलर दवाई खाते हैं, उसकी नहीं लेते? नहीं जी, हम कोई दवाई नहीं खाते जी। ठीक है। जब आप चलते हैं तो नॉर्मल चलने फिरने में सांस फूलती है, या तेज चलते हैं तब सांस फूलती है? नहीं जी, हमने सांस नहीं फूलती चलने फिरने में? हमने डॉक्टर साहब शहद लिया था जी 5-7 दिन जी। शहद लिया था? हाँ जी, ठीक है। इको करवाने से पहले शहद लिया था जी, उससे कोई गोली नहीं खाई जी, कुछ नहीं जी। तो हमारी इको बिल्कुल नॉर्मल आई जी। फिर हमने कल्पना चावला में ईसीजी करवाई जी, ईसीजी बिल्कुल ओके आई जी। ठीक है। देखिए ईसीजी इको नॉर्मल आ गया, वो हम अभी साइड में रखते हैं। आपको छाती में दर्द नहीं हो रहा, सिर्फ हाथ में चींटी काटती है, चलने फिरने में, तेज चलने में दर्द नहीं होता, 2-3 माला सीढ़ी आराम से चढ़ लेते हैं ना? हाँ जी, तो जब ठीक है, आपको काटती है ना जी, तो हमें 1 चम्मच या 2 चम्मच शहद ले लेते हैं। ठीक है ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपने ईसीजी कराया क्यों था? है जी, पहली बारी आप ईसीजी आपने करवाया क्यों था अस्पताल जाकर? वो आंख का ऑपरेशन करवाना था जी, उन्होंने ईसीजी करवाई थी जी, इसलिए। ठीक है। देखिए आपको ना तो कोई लक्षण है, ईसीजी भी नॉर्मल है, इको भी नॉर्मल है, तो हम ये कह सकते हैं हार्ट की कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बिल्कुल ओके चल रहे जी, पहले भी ओके थे। मैं बस यही कहूंगा, सब ठीक है। बीपी चेक कराइए, बीपी बढ़ा हुआ है तो बीपी की नियमित तौर पे दवाई। अब नॉर्मल में चल रहा है जी बीपी। ठीक है फिर। बिल्कुल। तो मदन जी आप ठीक हैं, आपको दिक्कत कोई नहीं है, पर मैं चाहूंगा कि एक बार ऐसे जो लोग कहीं ना कहीं हार्ट से जुड़ी दिक्कतों को लेकर चिंतित रहते हैं, तो उनके लिए नियमित तौर पर व्यायाम का, घूमने फिरने का थोड़ा शेड्यूल डॉक्टर हिमांशु आपसे चाहूंगा आप थोड़ा सा बताएं। शुक्रिया मदन गोपाल जी बातचीत के लिए। बिल्कुल। आज की डेट में हम बात करते हैं जब हेल्थ की, तो मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों का ध्यान रखना है जी। फिजिकल हेल्थ की तो हम बात करते हैं, उसमें हम कहते हैं कि हफ्ते में 5 दिन कम से कम आधे से पौना घंटा एक्सरसाइज करिए, जिस फॉर्म में आपको पसंद हो। लेकिन हम हमेशा कहते हैं एक्सरसाइज मॉडरेशन में करिए। अगर वॉक करते हैं तो ब्रिस्क वॉक करिए, ना बहुत तेज ना बहुत धीरे, और धीरे धीरे ग्रेडेड तरीके से या स्टेज तरीके से अपना एक्सरसाइज बढ़ाएं। चाहे आप वॉक करते हैं, चाहे आप जिम जाते हैं, चाहे आप रनिंग करते हैं, कुछ भी एक्सट्रीम पे मत कीजिए। प्रॉब्लम्स तब होती है जब एकदम आप एक्सट्रीम एक्सरसाइजेस पे चले जाते हैं। पहला तो ये है। दूसरी चीज है, योगा सबको प्रैक्टिस करनी चाहिए। फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों के लिए अच्छा है। आज की डेट में कहीं ना कहीं स्ट्रेस बहुत ज्यादा है सब में, किसी ना किसी कारण से, और ये आगे कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारी सबकी हेल्थ को डिटीरिएट करने के लिए। तो फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखिए, वॉक करिए और योगा करिए, और जितना रिलैक्स कर सकते हैं उतना रिलैक्स करिए। जी चलिए, दर्शक मेरे साथ प्रीतम अंबाला से। प्रीतम जी स्वागत है आपका। हाँ जी, थैंक यू सर। जी डॉक्टर हिमांशु अरोड़ा से बात हो सकती है? जी बिल्कुल बात हो सकती है, प्रीतम जी बोलिए। तो उनसे बात हो, अभी शुरू करूं मैं? हाँ बोलिए, आप टीवी की आवाज कम कर दें। अच्छा, टीवी में एक सेकंड प्लीज बंद कर देता हूं। ठीक है सर, बंद होगी आवाज। जी बोलिए। मेरे को ना अभी स्टंट पड़ा है सर मेरे को। स्टंट पड़ने के बाद अगर मैं कोई दवाई खा लेता हूँ, जैसे कोई भी बुखार की दवाई खाता हूँ, उससे मेरे को फिर दिक्कत होती है हार्ट में बड़ी भारी। तो मैं यही सोच रहा था भाई, स्टंट पड़ने के बाद पहले नहीं होता, जैसे कोई एंटीबायोटिक खा ली उससे इफेक्ट उसी तरह हार्ट में फिर पड़ने लग गया मेरे को। तो यही पूछना था भाई, व्हाट इज द प्रॉब्लम ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है? सर आपकी उम्र कितनी है प्रीतम जी? उम्र 70 ईयर ओल्ड जी। और अभी स्टेंट कब डला था आपको? स्टेंट मेरा फरवरी में डला सर।
फरवरी में स्टेंट डालने के बाद से जब से हार्ट की मेडिकेशन शुरू करी थी और दवाइयाँ नहीं खाते थे, आपको कोई दिक्कत हुई थी? नहीं, दवाइयाँ तो मैं खा रहा हूँ सर हार्ट के लिए, पहले भी खाता था, अब भी खा, मेरे स्टंट पहले दो पहले पड़े हुए हैं। वो ठीक है सर, आप मतलब पहले से खून पतला करने की हार्ट की दवाइयाँ पहले से ही खा रहे थे ना? हाँ, मैं खा रहा था, पहले भी खा रहा, अब भी खा रहा जी। और उन दवाइयों से आपको कोई दिक्कत या एलर्जिक रिएक्शन नहीं हुआ, कहीं शरीर पे उन आपको दवाइयों ज्यादा खारिश नहीं हुई, एक तो मेरा स्टंट अभी पड़ा है, तो मुझे उससे यही है कि फर्क तो पड़ा है मेरे को। तो अब अगर मैं एंटीबायोटिक खाता हूँ ना, तो फिर वो दोबारा मेरे को तकलीफ होती है हार्ट में, ये क्या प्रॉब्लम है सर? या नॉर्मली ऐसा होता नहीं है कि एंटीबायोटिक खाने से हार्ट में दिक्कत हो, पर अगर आपको एंटीबायोटिक से होती है और एंटीबायोटिक की आपको सही में जरूरत है, तो जिस एंटीबायोटिक से हो रही है उसको बदल के देखिए, एक बार डॉक्टर से पूछिए आप किस क्लास जो उस क्लास की एंटीबायोटिक ना लेकर दूसरी क्लास की एंटीबायोटिक बंद आप कौन सी मुझे कुछ नहीं होता सर। आप कौन सी एंटीबायोटिक ले रहे हैं और क्यों ले रहे हैं? अब मुझे नाम नहीं है, मेरे को टेम्परेचर हुआ तो डॉक्टर ने मुझे एंटीबायोटिक दे दी बीच में डाल के, और उससे मुझे फर्क पड़ा, नुकसान होता है। सर दो चीजें हैं, आजकल हम ये कह रहे हैं एंटीबायोटिक कम से कम रखनी है। वायरल फीवर में एंटीबायोटिक का रोल नहीं है, अगर बैक्टीरियल फीवर है तो एंटीबायोटिक लें, जरूरत है तो जो एंटीबायोटिक आप ले रहे थे उसको एक बार अलग करके रख लीजिए, देख लीजिए, हो सकता है आपको उसी से दिक्कत हो रही हो कुछ, उसको बदल लीजिए आगे जब एंटीबायोटिक की जरूरत पड़े। बस यही पूछना सर, थैंक यू वेरी मच सर। आप हो कहाँ से सर? मोस्ट वेलकम सर, मैं फरीदाबाद से हूँ और फिलहाल गुरु नानक हॉस्पिटल पलवल में काम कर रहा हूँ। चलिए, फिर मैं कभी आपसे अपॉइंटमेंट लेके ना, फिर मैं आपसे याद मिलूं। ठीक, बिल्कुल सर, थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम, थैंक यू वेरी मच सर। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। एक दर्शक हमारे साथ और हैं, कृष्ण कुमार पलवल से ही हैं। कृष्ण जी, स्वागत है आपका। जी सर। जी कृष्ण जी, बोलिए। सर मैं ये पूछ रहा था, हमारी मम्मी की एज 85 ईयर। ठीक है। और उनको अभी जो बीच में ठंड पड़ी थी ज्यादा, उस समय क्या हुआ था कि उनका बीपी 180 हो गया था और उनकी जुबान तुतला गई थी और चेहरा जो टेढ़ापन हो गया था। तो उस समय बीपी चेक कराया, बीपी की टेबलेट दे दी, नॉर्मल हो गई थी वो। और कल भी ऐसा ही हुआ, 4 बजे के आसपास बीपी 170 था और चेहरा टेढ़ापन हो गया था, तुतला गई थी जी। तो ये सर बीपी इतना ज्यादा भी नहीं रहता 170 एज के हिसाब से, बाकी इसमें और क्या करें हम? ठीक है, ठीक है, आप बने रहे कृष्ण जी। मैं एक बार छोटा सा रिएक्शन इस पर डॉक्टर गर्ग का लेना चाहूंगा। डॉक्टर गर्ग, बीपी की दिक्कत होती है लेकिन ज्यादा भी नहीं बता रहे, क्या कहेंगे? देखिए सर, मैं ये बताना चाहूंगा कि जो उनका चेहरा टेढ़ा होता है और जीभ फुलाती है, उनको स्ट्रोक हुआ है। और स्ट्रोक में भी एक कंडीशन होती है, TIA, ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक। इट इज ए वार्निंग साइन ऑफ द बॉडी। इसमें क्या होता है कि पेशेंट विद इन 72 आवर्स, 48 to 72 आवर्स में पेशेंट नॉर्मल हो जाता है। और ये बॉडी का एक वार्निंग साइन है कि या तो आप ट्रीटमेंट लें, नहीं तो परमानेंट पैरालिसिस हो जाए। क्योंकि ब्रेन में जो कहीं ना कहीं छोटा मोटा क्लॉट या ब्लड की सप्लाई कम हुई है, जिसकी वजह से इसको टेम्परेरी इफेक्ट आया है, जो जिसको अपन पैरालिसिस लकवा बोलते हैं। तो एक ये कहना चाहूंगा कि पूरा सर आप अपना बीपी का कंट्रोल रखिएगा, जो भी अपने नियर बाई डॉक्टर से आप कंसल्ट करिएगा ताकि बीपी कंट्रोल रहे। क्योंकि अगर बीपी कंट्रोल नहीं रहेगा तो दोनों चीजें, क्लॉट फॉर्मेशन के चांसेस भी बढ़ जाएंगे और या हेमरेज के चांसेस हो जाएंगे और परमानेंट उनको पैरालिसिस हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में आपको नियर बाई डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, बीपी कंट्रोल रखेगा। अच्छा, दूसरी चीज ये पूछना चाहूंगा सर, डायबिटिक तो नहीं है? नहीं, डायबिटीज तो नहीं है सर। अच्छा, क्योंकि डायबिटीज में चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। डायबिटीज में या स्मोकर जो होते हैं उनमें चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। ओबेस तो नहीं है माता जी? मोटा नहीं, वेट भी नहीं है तो नहीं ज्यादा। चलो अच्छी बात, क्योंकि ये प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स का काम करते हैं। स्मोकिंग है या डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, ये सब प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स का काम करते हैं। तो आप सर नियर बाई डॉक्टर से कंसल्ट करके बीपी कंट्रोल रखिएगा, नहीं तो उनको परमानेंट पैरालिसिस हो जाएगा। अभी तो ये TIA होता है, ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक, ये बॉडी अपने आप रिकवर कर लेते हैं, वार्निंग साइन है। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा सर, आप नियर बाई डॉक्टर से कंसल्ट करिएगा और उनका पूरा बीपी का ट्रीटमेंट लीजिएगा। और एक बार उनका CT स्कैन या MRI आप कराएंगे तो ज्यादा अच्छा है कि कहीं ब्रेन में कहीं प्रॉब्लम है तो पता लग जाएगा सर उससे। चलिए, शुक्रिया कृष्ण कुमार जी हमसे बातचीत के लिए। आपने जो डॉक्टर ने सुझाव दिया उसका आप जरूर फॉलो करेंगे। एक दर्शक मेरे साथ और हैं, भारत दिल्ली से। भारत जी, स्वागत है आपका।
टीवी सेट की आवाज प्लीज आप कम कर दें। हेलो जी, टीवी की आवाज कम कर दें आप। हेलो। सुन पा रहे हैं सर आपको, आप टीवी की आवाज कम कर दें। ओके सर। हाँ हेलो जी, बोलिए। सर, मेरे ना मतलब रेगुलर पेन रहता है हल्का हल्का हार्ट में, तो वो ना 2-3 महीने से हो रहा है। ठीक है, ठीक है, भारत आप बने। डॉक्टर हिमांशु से मैं चाहूंगा कि क्या दिक्कत भारत को हो सकती है। डॉक्टर भारत जी, हिमांशु, आपकी एज कितनी है? मेरी एज सर 23। ठीक है, हम वही सेम पॉइंट्स पूछेंगे आपसे कि आपको बीपी की, शुगर की कभी कोई बीमारी तो नहीं रही? नहीं जी सर। आप स्मोक तो नहीं करते हैं? नहीं जी। ठीक है, घर में किसी को हार्ट की बीमारी रही है, माता पिता भाई बहन? नहीं जी, किसी को भी नहीं। ये दर्द जो आप कह रहे हो होता है, ये कब होता है? बैठे बैठे होता है, चलने फिरने पे होता है? मतलब सर ये कभी भी हो जाता है, लेटते टाइम या खाते टाइम। ठीक है, ये दर्द कहाँ पे होता है? छाती में एक पॉइंट पे होता है, पूरी छाती में होता है? नहीं जी, हार्ट में होता है। हाँ, एक पॉइंट पे होता है कि पूरी जगह पे होता है, पूरे छाती के ऊपर होता है? पूरे पे होता है सर। ठीक है, ये थोड़ा दर्द होता है कि तेज दर्द होता है? लाइट एकदम हल्का हल्का। हल्का हल्का होता है। और ये कितनी देर रहता है दर्द? सर ये 2-3 घंटे रहता है। और लेटने पे, उठने बैठने पे दर्द कम ज्यादा होता है? करवट बदलने पे? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। उससे कम ज्यादा होता है। और ये दर्द कहीं गले में, हाथ में, जबड़े में कहीं जाता है ये दर्द? नहीं, कहीं पर भी नहीं होता सर। ठीक है, देखिए 2-3 चीजें हैं। जब हम बोलते हैं टिपिकल चेस्ट पेन बोलते हैं, तो जो आपका सांस लेने में दर्द कम ज्यादा होता है, करवट लेने में कम ज्यादा होता है। करवट लेने में जो कम ज्यादा होता है, ज्यादातर मस्कुलर पेन होता है, हार्ट का पेन नहीं होता। दूसरी चीज है, जो दर्द थोड़ा थोड़ा होता है और आपका कुछ टाइम रह रहा है, तो हार्ट का दर्द नॉर्मली तेज होगा, साथ में सिम्टम आते हैं, रेडिएट करता है। जो हमने, जैसे सर ने भी बताया कि सर का बॉडी के पास में आपका ऑक्सीपिट कहते हैं, सर के पीछे से लेकर नाभि तक पेन होगा, वो रेडिएट करेगा, साथ में स्वेटिंग होती है, सांस की दिक्कत होती है। तो जैसा दर्द आप बता रहे हैं, मैं जैसे आपको पहले बताया था, 99% चांस है कि ये कार्डियक पेन नहीं है, और आपका कोई रिस्क फैक्टर भी नहीं है, आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री भी नहीं है। जी, तो बिल्कुल भारत आपके लिए एक अहम सुझाव डॉक्टर ने बताया है। आपके लिए रिस्क फैक्टर नहीं है, हार्ट की दिक्कत आपको नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत बार ऐसा होता है कि हम हल्का फुल्का दर्द कई बार इग्नोर कर देते हैं, जाने अनजाने में वक्त निकाल देते हैं। कभी कभी होता है कि बीमारियां गंभीर भी हो जाती हैं, पर अगर लगातार कोई चीज़ रहती है तो अपने नज़दीकी डॉक्टर के साथ संपर्क आप ज़रूर करें। डॉक्टर हिमांशु, डॉक्टर दिनेश गर्ग, आप दोनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अहम जानकारी दर्शकों को दी है और उम्मीद करते हैं इस जानकारी के माध्यम से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अपने हार्ट से जुड़ी जो परेशानियां हैं, जो सवाल हैं, उनके जवाब जरूर मिले होंगे। फिलहाल मेरे साथ इस खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार। चलिए, एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर, मेरठ से पहलवानों के समर्थन में महिलाओं का प्रदर्शन। मेरठ से जानकारी, महिलाओं ने ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग की है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पहलवानों के समर्थन में महिलाओं की तरफ से प्रदर्शन किया गया है। ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग की गई है। मेरठ से जानकारी सामने आ रही है। चौधरी चरण सिंह पार्क में धरना शुरू किया गया है। धरने में आरएलडी के नेता भी मौजूद हैं। तो मेरठ से जानकारी आ रही है, पहलवानों के समर्थन में महिलाओं का प्रदर्शन देखने को मिला है। हमारी बेटियां बैठी हुई हैं, उनके सपोर्ट में क्या मांग है आप लोगों की? क्योंकि एफआईआर हो गई है। एफआईआर तो नॉर्मल जाके भी कोई करा देता है, लेकिन उस पर एक्शन क्या लिया गया? उनको कोई न्याय नहीं मिला, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, और मुझे पूरा यकीन है गिरफ्तारी होगी भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो ब्रजभूषण जी जिस क्षेत्र को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर देंगे अगर भाजपा ने उनकी गिरफ्तारी की, क्योंकि वो इतनी कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसको वो जिसपे उनका वजूद है, और वो भी माफिया वाला वजूद। ब्रजभूषण ने जो महिलाएं हैं, जो रेसर्स है, उनके साथ गलत सलूक किया है, तो हम चाहते हैं जो हमारी सारी नारी शक्ति है उन्हें रेस्पेक्ट तो मिले, साथ में सेफ्टी मिले। बात तो कर रहे रेस्पेक्ट देने की, पर रियलिटी में उन्हें सेफ्टी भी नहीं मिलती है। तो हमें चाहिए कि सभी महिलाओं की, रेसलर्स ही नहीं, सभी स्टूडेंट सबको सेफ्टी दे।
वो दिन भी था जब सुदूर आदिवासी अंचल के लोग स्वास्थ्य सुविधाओं से दूर थे। अस्पताल तक उनकी पहुंच आसान नहीं थी। भूपेश सरकार ने परिस्थिति को पूरी तरह से बदल दिया है। अब लोग अस्पताल नहीं जाते बल्कि अस्पताल लोगों तक पहुंचता है। मोबाइल मेडिकल यूनिट गांव, हाट, बाजार तक पहुंचकर उपचार कर रही है। अपने संकल्प को कर रही है साकार। भरोसे की सरकार, भूपेश सरकार। न तंज न तकरार, लेकिन बड़ा असरदार। सियासत और सिस्टम से सीधा साक्षात्कार। देखिए व्यक्तित्व एसोसिएट डायरेक्टर मनीष कुमार के साथ हर शनिवार शाम 7:25 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। समझौता नहीं कोई गुणवत्ता से, हर कसौटी पर खरे उतरे हैं हम। केवल स्वाद के लिए नहीं जाने जाते, सेहत का ख्याल भी रखते हैं हम। हैफर्ड फोर्टिफाइड कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल, हैफर्ड सुपीरियर खुशबूदार बासमती राइस, हैफर्ड प्रीमियम गोल्ड स्टीम बासमती राइस, हैफर्ड व्हीट आटा, हैफर्ड मल्टीग्रेन आटा, हैफर्ड होल व्हीट दलिया, हैफर्ड शुगर, हैफर्ड गुड़, हैफर्ड पोहा, हैफर्ड फोर्टिफाइड रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, हैफर्ड नमकीन, हैफर्ड बिस्किट्स। हैफर्ड यानी सेहत भी स्वाद भी। न तंज न तकरार, लेकिन बड़ा असरदार। सियासत और सिस्टम से सीधा साक्षात्कार। देखिए व्यक्तित्व एसोसिएट डायरेक्टर मनीष कुमार के साथ हर शनिवार शाम 7:25 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। हरियाणा में जैविक खेती के जरिए किसानों की हालत में सुधार हो रहा है।